राकेश और अमित बचपन के दोस्त थे। राजेश जहां एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखता था, वहीं अमित के पिता एक साधारण मजदूर थे। गरीब होने के बावजूद अमित के पिता उसे पढ़ने के लिए बड़े स्कूल में भेजते थे। इसी स्कूल में अमित की राकेश से दोस्ती हुई थी। कुछ ही समय में दोनों पक्के दोस्त बन चुके थे। खाना पीना हो या पढ़ना लिखना, दोनों दोस्त सारा काम साथ ही करते थे। अमित पढ़ाई में काफी होशियार था, हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था, जबकि राजेश पढ़ाई में औसत था और हमेशा अमित की मदद से ही क्लास में पास कर पाता था। अमित के पिता उससे अक्सर कहा करते थे, देखो अमित, तुम राजेश के साथ ज्यादा मत रहा करो। उसके पिता अमीर हैं। अरे उसे तो बड़ा होकर बस उनका व्यापार संभालना है। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा। कई बार मैंने देखा है कि परीक्षा के समय उसे पढ़ाने में तुम अपना काफी समय बर्बाद कर देते हो। उधर राजेश के पिता भी उससे कहते थे, बेटा इस शहर में तुम्हारे परिवार की काफी इज्जत है। तुम्हें अपने दोस्त सोच समझ कर बनाने चाहिए। अमित जैसे फक्कड़ लड़कों के साथ घूमने से तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की कितनी बदनामी होती होगी, जरा सोचो। लेकिन अमित और राजेश दोनों अपने अपने पिता की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते थे। इन बातों से उनकी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ता था। एक दिन जब स्कूल के बाद दोनों दोस्त मिले तो उस दिन राजेश थोड़ा उदास था। क्या हुआ दोस्त, आज इतने उदास क्यों हो? पिताजी मामा जी के साथ मिलकर एक नई फैक्ट्री खोल रहे हैं बंबई में। कुछ दिनों में हम सब बंबई चले जाएंगे यार। फिर तू कभी नहीं मिलेगा? मिलूंगा क्यों नहीं। अपनी पढ़ाई पूरी करके तू भी बंबई आ जाना, फिर तो हम साथ रहेंगे। इसके बाद दोनों दोस्त गले मिले और अपने अपने घर चले गए। धीरे धीरे समय का पहिया घूमता रहा। राजेश बंबई चला गया और अमित अकेला रह गया। इस घटना के 15 साल गुजर गए। अमित ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और इंजीनियरिंग की डिग्री भी हासिल कर ली थी, मगर बदकिस्मती से उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई थी। बेचारा रोज सुबह अपनी डिग्रियां लेकर निकलता और नौकरी की तलाश में दिन भर शहर की सड़कों की खाक छानता था, मगर नौकरी थी कि मिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन अमित थका हारा घर लौटा। क्या हुआ, आज भी कोई नौकरी नहीं मिली तुझे बेटा? अमित ने ना में सिर हिलाया। सोचा था तुझे पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाऊंगा तो मेरा बोझ हल्का करेगा, मगर लगता है कि मेरा ये सपना सपना ही रह जाएगा। अरे कमबख्त, इतने महीनों में तुझे एक ढंग की नौकरी भी नहीं मिली। अरे लानत है ऐसी पढ़ाई पर। अमित ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सर झुकाकर अपने पिता के ताने सुनता रहा। देख, ऐसे नहीं चलेगा बेटा। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी हड्डियों में अब जान बाकी नहीं रही। इसलिए एक काम कर, तू बंबई चला जा। हो सकता है तुझे वहाँ कोई नौकरी मिल जाए। इस शहर में तो अब नौकरी मिलने की कोई उम्मीद मुझे नहीं दिखाई दे रही है बेटा। इस तरह बाप के ताने सुनकर अमित भी बंबई आ गया और नौकरी पाने के लिए हाथ पांव मारने लगा। उसे बंबई आए हुए महीना भर हो गया था, मगर अभी तक उसे कोई नौकरी नहीं मिली थी। वो बहुत परेशान हो चुका था। एक दिन इसी परेशानी में वो सड़क पर चला जा रहा था। अपने ही ख्यालों में खोए हुए उसे ये भी पता नहीं चला कि वो कब सड़क के बीचों बीच पहुंच गया है। तभी एक तेज गति की कार आई और एक झटके से उसके सामने रुकी। अगर ड्राइवर ने ब्रेक लगाने में 1 मिनट की भी देर की होती तो कार अमित को कुचल देती। कार में से एक लड़के ने सर बाहर निकाला और चिल्लाया, बे, खुदकुशी करने का इतना ही शौक है तो जाकर किसी पटरी पर लेट जा। मेरी ही कार के नीचे आकर मरना है क्या तुझे? उसके चिल्लाने से अमित का ध्यान भंग हुआ। उसने कार वाले लड़के की तरफ देखा, तब तक कार वाला लड़का भी बाहर आ गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। बचपन की यादें ताजा हो आईं। कार वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि राजेश ही था। उसने भी अमित को पहचान लिया। दोनों दोस्त ऐसे गले मिले जैसे बरसों के बिछड़े दो भाई मिलते हैं। फिर दोनों पास के एक रेस्टोरेंट में गए और बातें करने लगे। और बता दोस्त, तू यहाँ बंबई में क्या कर रहा है? अमित ने शुरू से लेकर अंत तक सारी राम कहानी उसे कह सुनाई। उसकी बात सुनकर राजेश बोला, समझ ले दोस्त, तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मेरी फैक्ट्री में कुछ दिनों पहले ही मैनेजर की पोस्ट खाली हुई है। आज से वो पोस्ट तेरी। 40,000 रुपए सैलरी और फैक्ट्री की तरफ से रहने के लिए घर भी मिलेगा तुझे। अमित ने ये ऑफर सुना तो खुशी से उसकी आंखें भर आईं। आखिर उसका दोस्त ही उसके काम आया। तभी राजेश फिर बोला, लेकिन एक बात है अमित, फैक्ट्री के मजदूरों की बातों में मत आना। ये लोग आए दिन कोई ना कोई मांग लेकर खड़े हो जाते हैं। इनकी मांगे पूरी करते करते हम बिक जाएंगे यार, मगर इनकी मांगे खत्म नहीं होंगी।
फिर अगले दिन से अमित फैक्ट्री के मैनेजर की पोस्ट संभालता है। कुछ ही महीनों में उसने अपने व्यवहार और कार्यकुशलता से सबका दिल जीत लिया। मजदूर और मालिक दोनों का चहेता बन गया। सभी उसका सम्मान करते थे। किसी मजदूर में उसकी बात काटने की हिम्मत न होती थी। एक दिन एक मजदूर अमित के पास आया और बोला, मैनेजर साहब, फैक्ट्री में कई मशीनें पुरानी हो गई हैं। अगर उन्हें बदला न गया तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। किसी की जान भी जा सकती है मैनेजर साहब। मुआयना करने पर पता चला कि वो मजदूर ठीक ही कह रहा था। उसने ये बात राजेश को बताई। मैंने तुमसे कहा था ना कि इनकी बातों में मत आना, इनकी मांगे कभी खत्म नहीं होने वाली। लेकिन राजेश, इस बार उनकी मांगे सही हैं। ये लापरवाही किसी की जान ले सकती है यार। अरे कुछ नहीं होगा, तुम जाकर अपना काम करो यार। अमित समझ गया कि उसके दोस्त की आंखों पर दौलत का चश्मा चढ़ा हुआ है। उसे उतारे बिना राजेश को समझाना मुश्किल है। अगले दिन जब राजेश अपनी कार से फैक्ट्री आया तो देखा सारे मजदूर बाहर खड़े हैं। तुम सब लोग बाहर क्यों खड़े हो और अभी तक काम शुरू क्यों नहीं किया? इनकी मांगे हैं कि जब तक पुरानी मशीनों को बदला नहीं जाता तब तक ये काम नहीं करेंगे, और इस फैक्ट्री का मैनेजर होने के नाते मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ। अमित, तू मेरा दोस्त होकर इनका साथ दे रहा है। भूल गया वो दिन जब तू भिखारियों की तरह सड़क पर मारा मारा फिर रहा था? तब मैंने नौकरी दी थी तुझे। नहीं भूला, कुछ भी नहीं भूला मैं राजेश। मेरा रोम रोम तेरा कर्जदार है मेरे दोस्त, मगर इन लोगों की मांगे भी जायज हैं। राजेश अमित को बुरा भला कहता हुआ वहां से निकल गया। उसकी कार पूरी रफ्तार से सड़क को दौड़ रही थी। ऐसा लगता था जैसे अमित और मजदूरों का सारा गुस्सा वो कार के एक्सीलेटर पर निकाल रहा था। तभी कार अनियंत्रित हो गई और सड़क के डिवाइडर से जा टकराई। पूरे 3 दिन बाद उसे होश आया। डॉक्टर ने कहा, आप बहुत लकी हैं राजेश। आपका खून बहुत ही रेयर किस्म का था। ये ब्लड ग्रुप इस अस्पताल में तो क्या, शहर के किसी भी ब्लड बैंक में मिलना मुश्किल था। वो तो शुक्र है आपके दोस्त अमित का खून आपके खून से मैच कर गया। आज अगर आप जिंदा हैं तो सिर्फ अपने दोस्त की वजह से। तभी अमित भी हाथ में दवाइयां लिए वहां आता है। राजेश को होश में आया देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। अब कैसा लग रहा है दोस्त? मुझे माफ कर दे दोस्त, मैंने तुझे इतना भला बुरा कहा और आज तेरे खून की वजह से ही मैं जिंदा हूं। मेरे खून की वजह से नहीं, बल्कि अपनी फैक्ट्री के 400 मजदूरों की दुआओं से तू ठीक हो पाया है। बेचारे जब से तेरा एक्सीडेंट हुआ है तब से दिन रात अस्पताल के सामने खड़े होकर बिना खाए पिए तेरे लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। राजेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिनकी जान को उसने कुछ नहीं समझा था, आज वही लोग उसकी जान के लिए दुआ मांग रहे हैं। उसने उसी वक्त फैसला कर लिया कि फैक्ट्री की सारी मशीनरी बदल देगा और साथ ही साथ मजदूरों की पगार में भी बढ़ोतरी करेगा। Thanks for watching.